हेलो बच्चों, पिछला वीडियो जो था थ्योरीज ऑफ इंडिकेटर वाला, उसी को लिंक करते हुए मैं आज का टॉपिक ले रहा हूँ कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के लिए मैं इंडिकेटर को सेलेक्ट कैसे करूँ। मतलब सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर कैसे किया जाता है। हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है कोई सी भी टाइट्रेशन में कोई सा भी इंडिकेटर लेके उसको कंप्लीट करा दूँ, ऐसा नहीं होता है। हर इंडिकेटर का किस केस में यूज़ होगा ये हमें सीखना है, और आज का पीरियड आपको या आज का लेक्चर आपको यही सिखाएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है ना वो 4 तरह की हैं। 4 कॉम्बिनेशन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सब ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा है कि वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो टोटल कॉम्बिनेशन इनके 4 बनेंगे। तो स्टार्टिंग में इस बात से कर रहा हूँ कि आखिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ नहीं होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसने तो एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया मुझे कि मुझे HCl और NH4OH को टाइट्रेट कराना है, तो मैं कौन सा इंडिकेटर ले लूँ। तो उसने कुछ नहीं बताया किस किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, मुझे खुद को पता होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें ये बात स्टार्टिंग में सिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बता रहा हूँ बच्चों। तो ये लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं ना, अब ये क्या होते हैं तो हमें पता है कि कंप्लीट आयोनाइज होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने लिख रहा हूँ उतने ही नहीं है। हमें बस 3-4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। जैसे मेरा HCl हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, जैसे HNO3 हो गया, इसके अलावा भी हैं ClO4, या मैं बोल दूं क्रोमिक एसिड ने, जाने कितने सारे और फॉर्मूले भी हैं, लेकिन ये 4 फॉर्मूले आप ध्यान रखें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। मेरे ख्याल में ये बात पता होगी कि जो pH रेंज होती है किनकी, स्ट्रॉन्ग एसिड की, वो भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो 0 से 14 का स्केल है अपना pH का, उसमें अपन 0 से 6.99 तक एसिडिक pH मानते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज पता है क्या होती है? 0 से 3। ऐसा हमने पढ़ा है pH पढ़ते समय कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का pH 0 होता है। तो मैंने रेंज बना दी कि 0 से 3 रेंज स्ट्रॉन्ग एसिड की है। अब मैं वीक एसिड की बात कर रहा हूं। WA का मतलब वीक एसिड। ध्यान रहे, H2S हो गया, HCN हो गया, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात बहुत काम की है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो एलिफेटिक हैं और चाहे वो एरोमेटिक हैं, मेरा फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड, या सारे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। और मजेदार बात यह है कि जो H2CO3 जिसको अपन कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, वो भी एक वीक एसिड है। इसको मैं कार्बोनिक बोल रहा हूं बच्चों, कार्बोनिक एसिड, मुझे पता होना चाहिए। और सब जानते होंगे फिनॉल भी एक वीक एसिड है, और इसको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। एग्जाम में कई बार कार्बोलिक एसिड लिखा हुआ जाएगा फिनॉल का नाम। तो मैंने कुछ वीक एसिड लिखे हैं। इनकी पता है रेंज क्या होती है? pH रेंज, मेरे पास उस तरफ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। pH रेंज जो है इनकी 3.1 से लेके 6.9 तक अपन इनकी pH रेंज मानते हैं। ये बातें जब मुझे याद होंगी ना, तो वो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बोला भी था, वो फटाक से सॉल्व हो जाते हैं। 2 बातें बता दी हैं। अब मैं स्ट्रॉन्ग बेस पे आ रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ना, तो अपन कहते हैं 7.1 से लेके 14 तक की pH रेंज जो है बेसिक रेंज है। तो ध्यान रहे, स्ट्रॉन्ग बेस की रेंज क्या होती है, मैं कहना चाहता हूं pH रेंज लिख रहा हूं ब्रैकेट में, 10 to 14 को अपन स्ट्रॉन्ग बेस की रेंज मान सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल मुझे पता होने चाहिए, जैसे अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड हो गया। मतलब जो अपने एल्कली मेटल्स हैं ना, उनके सारे हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस माने जाते हैं। ये लीजिए, मैं वीक बेस पे भी आ रहा हूं बच्चों, और वो रेंज पता है क्या है? 7.1 से स्टार्ट होके 10 तक जाएगी। और ध्यान रहे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा अमोनिया हो गई, इसके अलावा अपनी सारी नाइट्रोजीनियस अमीन्स हो गई, ये सब वीक बेस मानी जाती हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि मुझे टाइट्रेट करना है HCl वर्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। एग्जामिनर ने कुछ नहीं बताया, अब मुझे पता नहीं चाहिए मुझे टाइट्रेट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस को। परीक्षक मुझे इस तरह से क्वेश्चन देगा, नाम देके क्वेश्चन नहीं करने वाला, वो बताने वाला नहीं वीक कौन सा है स्ट्रॉन्ग कौन सा है। मैंने एक इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इंडिकेटर्स जो है ना,
बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2-3 नाम बता रहा हूँ। वो जो पिछले वीडियो में थे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, हमें वो उनकी जानकारी होनी चाहिए। 2 नए और बता रहा हूँ, लेकिन ये 4 इंडिकेटर नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे क्वेश्चन जनरली उन्हीं पर मिलना है, तो उनकी एक इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ और फिर मैं चारों केसेस लेकर आपको इंडिकेटर के सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो ध्यान रहे बच्चों, मैं अब इंडिकेटर और उसकी भी पीएच रेंज होती है वो बताना चाहता हूँ। अभी मैंने कहा है कि मैं 4 तरह के इंडिकेटर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो एक तो मैं इंडिकेटर बना रहा हूँ भाई, इंडिकेटर। दूसरा मैं उसकी पीएच रेंज बताना चाहता हूँ, और तीसरा मैं उसका कलर बता रहा हूं। और वो कल की तरह बात कर रहे हैं अपन एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। सबसे पहला इंडिकेटर जो है ना बच्चों मेरा, वो मिथाइल ऑरेंज है। आपको ये बात याद कर लेनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। कुछ किताबें 4.5 तक लिखती हैं, कुछ किताबें 4.4 तक इसकी पीएच रेंज लिखते हैं। मैंने एक बात लिख दी है, कल बताया था कि ये खुद बेस है, इसलिए डार्क कलर हमें कहाँ मिलेगा? अपोजिट मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में। तो ये एसिडिक मीडियम में रेड बताया था मैंने, और यहाँ ये येलो हो जाता है। अगला इंडिकेटर है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड बोला है बच्चों, इसकी रेंज जो है ना 4.2 से 6.2 तक है। इसके भी सेम कलर हैं, रेड और येलो, सेम मीडियम सेम कलर। तीसरा इंडिकेटर है फिनॉल रेड, येलो फिनॉल रेड। रेंज जो है ना इसकी 6.4 से 8.2 तक लिख रहा हूं, और कलर इंटरचेंज कर दो, इस तरफ येलो लिखना है और इस तरफ रेड लिखना है। और लास्ट इंडिकेटर अपना फिनोफ्थलीन है, जिसको कल मैंने शॉर्टकट में एचपीएच लिखा था। रेंज ध्यान दे 8.1 से 10 तक लिखनी है अपने को। एसिडिक मीडियम में ये कलरलेस है, और इसमें मैंने पिंक बताया था। ये एक टेबल है जो आपकी हेल्प करने वाली है। अब मैं आपको चारों तरह की टाइट्रेशन के कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, और इंडिकेटर को सेलेक्ट कैसे किया जाता है वो सिखा रहा हूँ। मेरा पहला केस जो है ना बच्चों, पहला केस है मेरा टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये भी इनके एग्जांपल्स लिखे थे मैंने। मान लीजिए मुझे HCl वर्सेज NaOH के बीच में टाइट्रेशन पूछ ली। सबसे पहला काम क्या है, मुझे स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच रेंज पता होनी चाहिए। अपन ने क्या बोला था, 10 से लेकर 14 तक की रेंज इनकी है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज क्या होती है, 0 से 3 के बीच में होती है। ये रेंज मुझे पता होनी चाहिए, एग्जामिनर नहीं बताने वाला। अब एक पॉइंट बोल रहा हूं, पॉइंट ये है बच्चों कि इन रेंज के बीच का जो गैप है ना, वो गैप आपको पता हो। और गैप क्या आया, 3.1 से 10 तक, 3.1 से 10 तक। ये गैप ही आपको आंसर देगा। नो डाउट मैं अभी कर्व बनाकर बात बता रहा हूँ, टाइट्रेशन कर्व बना रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता अपने पास कि अपन कर्व बनाकर और फिर आंसर निकालें। हमें वहाँ तुरंत आंसर देना होता है, वो भी एक्यूरेट आंसर। मैंने एक तरीका बना दिया कि आप जिनको टाइट्रेट कर रहे हैं उनकी पीएच रेंज देख लें और उनके बीच का गैप निकाल लें। इस गैप में जिस इंडिकेटर की पीएच रेंज लाई करेगी, जिस इंडिकेटर की, वो इंडिकेटर इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है। अब देखो कितनी जबरदस्त बात है कि 3.1 से 10 के बीच में, तो देखो ये सारी रेंज उसके अंदर में आ रही है, सारे के सारे इंडिकेटर इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। तो बड़ा मजेदार पॉइंट ये हुआ कि इस तरह की टाइट्रेशन के लिए ये सारे इंडिकेटर सूटेबल, इनमें से कोई सा भी ले लो आपकी टाइट्रेशन सही होगी। इसलिए पता है क्या बोला जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है कि कौन सी टाइट्रेशन सबसे बेस्ट मानी जाती है। मेरा आंसर है टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कारण क्या है, कोई पूछे रीजन क्या है इसका, तो कहो इस केस में मुझे पीएच रेंज जो है बहुत बड़ी मिलती है और उसमें लगभग सारे इंडिकेटर लाई करते हैं। दैट्स वाई मैं कोई सा भी इंडिकेटर ले सकता हूं। मेरा ये पॉइंट पकड़ में आ गया और मैं आगे के केस भी ऐसे ही सॉल्व करने वाला हूं। अब मैं इसको कर्व बनाकर दिखाता हूं। ये लो बच्चों, मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं, टाइट्रेशन कर्व बना रहा हूं, और कर्व कुछ इस तरह का है कि मैंने यहाँ वॉल्यूम ऑफ बेस ले लिया है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, मेरा स्ट्रॉन्ग बेस चल रहा है,
और मैंने ये अपना मिड पॉइंट pH इस पे मैंने pH मान ली है, और ये मैंने 7 pH मान ली, ये 0 pH, ये एक रेंज बना दी 3 तक, फिर अपन ने 10 तक बना दी, ये 14 तक, मतलब मैंने यहाँ pH स्केल बना दिया है बच्चों। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर रहा हूँ, समझते जाना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसकी रेंज मुझे पता है 0 से 3 के बीच में होती है। तो मैंने कर्व कुछ इस तरह का बनाया कि 0 से 3 तक pH मैंने ऐसे बढ़ाई, और उसके बाद मैं सीधी pH को 10 पे ले गया। पता है ये गैप कौन सा, स्ट्रेट लाइन जो मैंने बनाई है, ये जो pH का मैंने जो बैंड बनाया स्ट्रेट लाइन का जो मैंने जो बनाई है, ये वाली है, ये जो गैप है ये वाला है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ बेस बढ़ने लगेगा, ये लो। अब इस स्ट्रेट लाइन वाले इस बैंड के अंदर जो इंडिकेटर स्टैंड कर जाएगा ना वो सूटेबल होगा। तो मैंने कुछ प्लॉट कर दिए, मान लो एक बार आपकी जानकारी के लिए, 3.1 से लेके 4.5 तक मैंने मिथाइल ऑरेंज लिख दिया, फिर मैंने यहाँ तक मिथाइल रेड लिख दिया, ये लो मिथाइल रेड है, फिर मेरा कुछ यहाँ तक ये फिनॉल रेड जा रहा है, ये फिनॉल रेड है, फिर मेरा यहाँ 10 तक कौन आ रहा है, HPH आ रहा है। तो देखो सारे के सारे इस बैंड में आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, इसलिए सारे सूटेबल हैं, और इसीलिए इसको बेस्ट टाइट्रेशन माना गया है। एक छोटा सा पॉइंट और, इस बात को थोड़ा सा सीख लें। हमने 11th और 12th में टाइट्रेशन प्रैक्टिकल एग्जाम में लैब में किया है हमने, क्या मतलब है उसका, कैसे होती है वो। तो थोड़ा सा रफ आइडिया दूं कि मैंने ब्यूरेट के अंदर, मान लीजिए मैंने ब्यूरेट के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एसिड भर लिया, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ। तो ये लो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिख लिया बच्चों, और इसमें मैंने एक इंडिकेटर डालना, वो कौन सा लेऊं वो मुझे सीखना है। तो मैं क्या करता हूं कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करने स्टार्ट करता हूं। तो नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब इसका जो फिक्स वॉल्यूम है मेरा 20 ml जो मैंने लिया है, वो इसके किसी x ml से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है, उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। ध्यान रहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमेशा 7 के बराबर आता है। तो ध्यान रहे, कोई पूछ ले आपसे इसका इक्विवेलेंस पॉइंट कितना है, तो 7 है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो pH जब 7 हो जाएगी, उसके बाद जैसे ही मैं इसकी एक्स्ट्रा ड्रॉप डालूंगा बेस की, तो नो डाउट मीडियम कैसा बन जाएगा, बेसिक। और जैसे ही बेसिक बनेगा, कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो ध्यान रहे pH सीधी 3 से कहां चली जाएगी, 10 पे, और 10 के बाद pH की वैल्यू क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट 7 के बराबर होता है। मेरा ये पॉइंट पकड़ में आ गया हो, ये मेरा पहला केस हो गया है। बचे हुए 3 केस और ले रहा हूँ, और आंसर अपन इसी तरीके से निकालेंगे। ये लो बच्चों, सेकेंड केस पे आ गया मैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस को टाइट्रेट करा रहा हूँ बच्चों। मान लो मैंने HCl फिर लिख दिया, कुछ जरूर नहीं HCl, H2SO4 HCl3 कुछ भी हो सकता है, और वीक बेस की फॉर्म में मान लो मैंने NH4OH लिख दिया। मुझे इसकी रेंज पता है 0 से 3, और मुझे इसकी वीक बेस है, इसलिए मैं इस बार बोलूंगा 7.81 से लेकर 10 तक। पॉइंट पकड़ में आ गया हो। बीच में गैप कौन सा रहा बच्चों, गैप रहा इस बार 3.1 से 7। थोड़ी देर पहले इंडिकेटर बताए थे मैंने, और उनकी pH रेंज बताई थी, और इस रेंज में पता है क्या आ रहा है, इस गैप में कौन आ रहा है, मिथाइल ऑरेंज आ रहा है, उसके अलावा मिथाइल रेड भी आ रहा है। लेकिन फिनोफ्थलीन इस रेंज में नहीं आ रहा, उसकी 8 से लेकर मैंने 8.1 से लेकर 10 तक लिखा है, इसका मतलब इस रेंज से बाहर है। दैट्स वाई इस बार मैं बोलूँगा इस टाइट्रेशन के लिए मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड तो सूटेबल हैं, जबकि फिनोफ्थलीन सूटेबल नहीं है। मेरा पॉइंट समझ में आ गया हो। अब इसको समझो, फिर कर्व बना के दिखा रहा हूं मैं। ये लो मैंने वॉल्यूम ऑफ बेस लिखा है, इस बार वीक बेस ले लिया मैंने, फिर मैं यहाँ pH मान रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ 7 pH मान ली, ये 0 मान लिया, ये अपन ने 3 मान लिया, और ये अपन ने 10 की रेंज मान ली, और ये अपन ने 14 मान ली। और जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको टाइट्रेट करता हूँ तो पता है 0 से 3 तक तो मैंने इसको यहाँ तक चेंज किया, 0 से 3 तक। सीधा 3 के बाद pH कहाँ पहुँचा रहा हूँ मैं, 7 के ऊपर, ये लो 7 के ऊपर। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद pH इस तरह से चेंज होने लगेगी, और इस बार जो स्ट्रेट लाइन आई ना मेरी,
वो ये आई है। और इस रेंज में जो भी इंडिकेटर आएगा, ध्यान रहे ये इतनी रेंज किसकी है, अपनी मिथाइल ऑरेंज की है, और ये रेंज जो है अपनी किसकी है, मिथाइल रेड की है। वो दोनों इसमें लाई कर रहे हैं, दैट्स वाई ये सूटेबल है, दैट्स वाई ये सूटेबल है। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर इसका इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। तो इस बार इक्विवेलेंस पॉइंट जो है ना 7 नहीं है बच्चों, 7 से नीचे है। कैसे, वो बात भी समझो। मैंने क्या किया, HCl को जब पानी में डाला तो नो डाउट वो H+ और Cl- दे रहा है मुझे। NH4OH जो है ना मेरा, वो मुझे अमोनियम आयन दे रहा है, और उसके साथ मुझे OH- आयन दे रहा है, और इन दोनों के मिलने से मुझे अमोनियम क्लोराइड मिल गया है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब इन दोनों में से जो दो आयन मिलते हैं मुझे, एक अमोनियम आयन और एक Cl- आयन, ध्यान दे Cl- आयन H+ आयनों से कंबाइन होकर HCl नहीं बनाता बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी फॉर्म नहीं होते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% आयोनाइज होते हैं। ये क्या करेगा, जब ये वाटर से रिएक्ट होगा तो वाटर का OH तो अपने साथ जुड़वा लेगा, क्योंकि NH4OH वीक होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखो इस चैप्टर का की पॉइंट, कि सॉल्यूशन में वही फॉर्म होगा जो वीक होगा। और NH4OH तो बन गया, लेकिन H+ आयन साथ में रिलीज हो गया। चूंकि H+ आयन मिल रहा है तो नेचर सॉल्यूशन की कैसी है, एसिडिक। एसिडिक है, इसका मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट किस रेंज में जाएगा, एसिडिक रेंज में ही जाएगा। ये पॉइंट सीखने वाला है। ये दूसरा केस हो गया है। केस थर्ड आ गया बच्चों, और वो है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में टाइट्रेशन। वीक एसिड की फॉर्म में मान लो मैंने एसिटिक एसिड सेलेक्ट कर लिया, कुछ और भी लिया जा सकता था, मैं इनके एग्जाम्पल बता चुका हूं। स्ट्रॉन्ग बेस में मान लो मैंने NaOH ले लिया, और मुझे इनकी pH रेंज पता है कि 10 से लेकर 14 तक है, और वीक एसिड की रेंज जो है ना मेरी 3.1 से 6.9 है। इसका मतलब जो गैप पड़ा ना बच्चों, वो 7 से 10 के बीच में पड़ा है। और इस बार इस गैप में पता है ना तो मिथाइल ऑरेंज आ रहा है और ना मिथाइल रेड आ रहा है। इस बार HPH मतलब अपना कौन, फिनोफ्थलीन लाई करता है इस रेंज में। तो मैं बिना कर्व बनाए हुए बता सकता हूं कि इस टाइट्रेशन के लिए फिनोफ्थलीन सूटेबल इंडिकेटर है। कर्व से आप देख लो चाहे इसको, ये लीजिए मैंने फिर वॉल्यूम ऑफ बेस लिख दिया है, और यहाँ अपन 7 pH और यहाँ 0 और यहाँ 3 और यहाँ अपन 10 और यहाँ अपन 14 मान के चलें। और इस बार ध्यान रहे कर्व मेरा यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा और उसके बाद सीधा पहुँचेगा कहाँ, 10 पर, और उसके बाद ये मामला चलेगा। इस बार ये स्ट्रेट लाइन मुझे यहाँ मिल रही है, या शार्प चेंज बोलना चाहिए स्ट्रेट लाइन की बजाय, शार्प चेंज pH मुझे यहाँ मिल रहा है। और इस बार 8 से लेकर 10 तक की जो रेंज है ना बच्चों, वो HPH की है, और वो इस रेंज में आ रही है, मतलब ये सूटेबल है। जबकि यहां तक की रेंज मेरी मेथिल ऑरेंज की थी और वो इस रेंज में नहीं आ रहा, इस शार्प चेंज में नहीं आ रहा, मतलब वो सूटेबल नहीं है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ये अपना तीसरा केस हो गया है। लास्ट एंड फाइनल केस जो है ना, उसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या कि हमें किस तरह की टाइट्रेशन को अवॉइड करना चाहिए, कौन सी टाइट्रेशन नहीं की जाती। ध्यान रहे, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस की टाइट्रेशन को अवॉइड किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, कारण आ रहा है, समझो उसको। केस लास्ट एंड फोर्थ केस आ गया बच्चों, और वो है टाइट्रेशन वर्सेस वीक एसिड और वीक बेस। एज ए एग्जाम्पल मैंने फिर अपना एसिटिक एसिड लिख दिया है, मैंने यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया है। मुझे रेंज पता है 3.1 से 6.9 तक की, मुझे रेंज पता है 7.1 से 10 तक की। गैप बच्चों क्या आया, क्या आया, लगभग नहीं के बराबर। 6.9 से सीधा 7.1 पे जा रहा हूँ, मतलब pH में कोई शार्प चेंज है ही नहीं। जब pH में शार्प चेंज नहीं है तो इस तरह की टाइट्रेशंस को अपन अवॉइड करते हैं। कर्व कैसा बनेगा वो भी समझ लो। मैं फिर वॉल्यूम ऑफ बेस लिख रहा हूँ यहाँ, ये लो, फिर मैं pH लिख रहा हूँ, और 0 मैंने यहाँ 7 मान लिया मिड पॉइंट अपना जो न्यूट्रल pH है, और यहाँ अपन ने 3 और यहाँ अपन ने 10 और यहाँ अपन ने 14 लिख दिया है। कर्व क्या रहेगा, कर्व ये रहेगा बच्चों, ये कर्व रहेगा। एक छोटी सी डार्क लाइन मैंने यहाँ बनाई और फिर यहाँ चला गया।
अब देखो इस छोटी सी लाइन के अंडर में ना तो मेरा कौन MeOH आ रहा है, मतलब वो सूटेबल नहीं है, और ना मेरा HPH आ रहा है, मतलब फिनोप्थेलिन वो सूटेबल नहीं है। लेकिन आज स्टार्टिंग में जो मैंने 4 इंडिकेटर के नाम लिखाए थे, उनमें एक इंडिकेटर था बच्चों कौन, फिनॉल रेड। उसकी पीएच रेंज इस रेंज के अंदर लाई करती है। तो यदि ये टाइट्रेशन, पहली बात तो अपन अवॉइड करते हैं, और मान लो करने के लिए दे दी जाए और इंडिकेटर पूछ लिया जाए, तो ध्यान रहे उसकी रेंज यहां पड़ती है, यहां फिनॉल रेड पड़ता है। तो यदि हमें करना है, टाइट्रेशन करने की हमने सोच ही ली है, तो आप फिनॉल रेड को एज ए इंडिकेटर यूज लें। चारों केसेस मैंने समझा दिए हैं, शॉर्टकट बता दिया है कि आप जिनको टाइट्रेट कर रहे हैं उनके बीच पीएच का गैप निकाल लें, और उस गैप की रेंज में जिस इंडिकेटर की पीएच रेंज आती है उसको सूटेबल मान लें, बाकी सूटेबल नहीं होंगे। मेरे ख्याल में इंडिकेटर की सारी समस्याएं अब दूर हो गई होंगी, और आयनिक इक्विलिब्रियम का जो ये लास्ट का पार्ट है ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब अपन इस चैप्टर के जो और टॉपिक्स हैं वो भी लेंगे, ताकि इस चैप्टर से जो फोबिया बना हुआ है बच्चों के अंदर वो हटे और आप कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशंस बहुत उपयोगी रही होंगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके, थैंक यू।